हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम केमिस्ट्री का बैच चालू करने जा रहे हैं, यानी केमिस्ट्री का क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके पहले आप बायोलॉजी का क्लास देखते रहे थे, बायोलॉजी का क्लास भी आपको मिलता रहेगा, लेकिन एग्जाम को देखते हुए हमने सोचा कि केमिस्ट्री का भी क्लास लेकर आएँ और फिजिक्स का भी लेकर आएंगे। और भी जो सब्जेक्ट होगा हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको आपके पास लेकर आते रहें। आज हम केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है ना, कि पदार्थ किसे कहते हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पदार्थ जो होता है ना, इनको दो भागों में बांटा गया। एक होता है फिजिकल, इनको हिंदी में बोलते हैं भौतिक, और एक होता है केमिकल, इसको बोलते हैं रसायन कह सकते हैं या रासायनिक कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, बात यह है कि फिजिकल जो होता है ना, इनको तीन भागों में बांटा जाता है। एक सॉलिड मतलब ठोस, एक होता है लिक्विड मतलब कि द्रव, और एक होता है गैस। तीन रूपों में पाया जाता है कौन, फिजिकल। लेकिन देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है मूलतः 5 गो होती है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। 5 गो इसकी पदार्थ की अवस्थाएं होती है। लेकिन इन अवस्थाओं में सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ है क्या। देखिए, दुनिया के आप जितने भी सामने आंखों के सामने अपना चीज़ दिखाई दे रहा है ना, सब पदार्थ है। यानी कि जो चीज़ें जिसमें भार हो, जो एक दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, जिसमें आयतन हो, जिसमें स्पेस हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। दुनिया के हर एक वस्तु जो है आपके सामने जो दिखाई दे रही है, सब पदार्थ है, चाहे कुछ भी हो। देखिए, सब जो है ना किसी न किसी रूप में है, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड के रूप में है, कोई गैस के रूप में है कि नहीं। लेकिन मूलतः तीनों रूपों में मूलतः पाए जाते हैं। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन तो अलग है, 5 गो फॉर्म इसका दिया गया, उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन मूलतः जो है 3 रूपों में आपको पदार्थ देखने को मिलता है। अब चलिए एक एक करके पदार्थ की अवस्थाओं को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आप फिजिकल और केमिकल की बातें कर रहे हैं ना, फिजिकल जो अवस्थाएं होती हैं, फिजिकल के आधार पर जो बांटा गया है। फिजिकल क्या है, यानी कि भौतिक क्या है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल होते हैं। यानी कि देखिए, जो केमिकल वाले होते हैं ना, तुरंत रिएक्शन करते हैं, तुरंत मर जाते हैं। इसमें प्योर हो जाता है, इम्प्योर आता है। यानी कि प्योर को हिंदी में कहें तो शुद्ध, इम्प्योर को कहें तो अशुद्ध, है कि नहीं। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है शुद्ध अशुद्ध से मिलकर नहीं बनेगा तो रहेगा। आप देखते हैं कि सोना जो चांदी का हीरा मोती लोग पहनता है गहना, तो क्या ओरिजिनल क्या वो पूरा शुद्ध होता है? नहीं, सोना भी शुद्ध नहीं होता है, उसमें भी मिलावट होती है। तो कोई भी चीज़ जो होता है शुद्धता नहीं होता, उसमें अशुद्ध भी मिले रहते हैं, मिक्सर भी मिले रहते हैं। देखिए, हवा जो है, हवा क्या है, मिक्सर है, इसमें कई गैसों का मिश्रण है, तो हवा को मिक्सर कह सकते हैं। वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, जल एक यौगिक है जो 2 गैसों से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 गैसों से मिलकर बनता है। तो जो 2 कंपोनेंट मिलकर बने वो यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। जो 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है वो मिक्सर कहलाते हैं। और ये सारे चीज जो मिलकर बने तो उसे कहते हैं एलिमेंट्स, मतलब तत्व, इसे कहते हैं तत्व। ठीक, इसे कहते हैं यौगिक, हिंदी में इसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम एक एक चीज़ों को समझते हैं कि ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में तो होता ही है। लेकिन ये जो बना होता है, मानते हैं सपोज दैट ये मार्कर को ले लेते हैं, तो मार्कर के ये बनाने से पहले इसमें कौन कौन सा प्रोसेस लगा होगा। दुनिया के प्रत्येक वस्तु जो होता है, दुनिया के जितना भी वस्तु आपके सामने दिखाई दे रही है, ये छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है। ये बाबा, अब छोटा से छोटा कण कितना हो सकता है, कितना? इसमें देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था कनाद। कनाद ने बताया था कि पदार्थ के वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम कहते हैं अणु, मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन उसको भी तोड़ा गया तो परमाणु मिला, यानी कि एटम्स मिला। और एटम को भी तोड़ दिया गया, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बंट गया। तो जो अणु मिला किसका थ्योरी था, वो कनाद का था। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्म कण जिसे नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं,
इसे जो है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। लेकिन एटम्स क्या है? एटम पदार्थ की वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कम जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी कि कोई भी चीज बनाने के लिए परमाणु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमाणु को तोड़ने पर ही क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों जो है ना, यही क्या करता है? पदार्थ के बनाने में मदद करता है। दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं, जानते हैं क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है? देखिए, अणु, परमाणु और आवेश। हिंदी में कहें तो, इंग्लिश में कहें तो मॉलिक्यूल, इसको एटम्स, ये कहें तो आयन। यही दुनिया के सारी चीज़ों में से ये मिलकर बना हुआ है। यही है दुनिया के सारे पदार्थ। दुनिया के सारे चीज़ें जो बनी होती है, इन्हीं तीनों चीज़ से मिलकर बनी होती है। यही सारा चीज़ इसमें भाग लेता है। कहने का मतलब, मॉलिक्यूल तो ये कनाद बताया था, कनाद, इसको तोड़ने पर आपको एटम से बट गया। एटम्स को जब तोड़े तो ये 3 रूपों में बट गया, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये भाई, अब ये चार्ज क्या है? यह आवेश है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो आप देख रहे हैं ना, माइनस और प्लस, ये चार्ज है, आयन है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोज या मिलावट या अंतराण्विक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स करने में मदद करता है या दूर हटाने में मदद करता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आता कहाँ से है? ये पहले से मौजूद है। इसे कैसे बना दिया गया? देखिए, दुनिया के प्रत्येक वस्तु जो है ना, जब मूव करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। अब मूव करती है, जब पृथ्वी मूव करती है तो आदमी मूव करेगा। तो निश्चित ही है कि छोटे से छोटे कण जो है मूवमेंट में जब होता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और हर एक वस्तु के प्रेजेंट रहता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वो क्या है? देखिए, आप न्यूक्लियस का नाम सुने हैं? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है इंग्लिश में। ये न्यूक्लियस के अंदर जानते हैं क्या क्या रहता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। दुनिया के जितने भी छोटे से छोटा कण होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इनके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाते रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इससे हल्का होता है और प्रोटॉन होता है वो भारी होता है। अब कहिएगा कि मास के आधार पर कि क्या चीज़ के आधार पर? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। लेकिन अगर मास, अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो 1.6 × 10⁻27 होता है। अब बताइए, ये मास है, ये चार्ज है, तो ये भारी होने के चलते किसी केंद्रक में यानी स्थित रहता है, अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ये मौजूद रहता है, जबकि ये हल्का होने के चलते ये भारी चक्कर लगाएगा। समझे यार? तो जो आदमी कह सकते हैं, जो व्यक्ति होता है वो, अगर वो कोई चाहे कोई सबस्टांस हो भारी रहेगा तो कह दिया जाता है तू स्थिर बैठो, तुमको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार प्रोटॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है ना। एटम्स अगर डीपली जहाँ पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको ये सारा चीज़ बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण, है ना। इस चीज़ों में हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस भागों में बांटा गया। लेकिन पदार्थ को बनाने में ये सब चीज़ तो मदद करता ही है, तब ना इसको वर्गीकरण के बाद में पढ़ेंगे। पहले तो पदार्थ बना कैसे, किस चीज़ से बनता है, ये चीज़ ना जानना जरूरी है। तो ये किसी भी पदार्थ को बनाने में मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन बनाने में मदद करता है। इसमें मॉलिक्यूल को तोड़ने पर एटम्स बना, एटम्स को तोड़ने पर आयन बना, और उसी स्मॉलेस्ट कण यानी सूक्ष्मतम कण में न्यूक्लियस मौजूद रहता है, जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ये पूछा हुआ है कितना बार एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। समझ गए? अब इनको जो है ये क्या करते हैं, एट्रैक्शन का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जहां मिलेगा वो एट्रैक्शन करता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ें जो बनी होगी ना, हाई मार्कर को लेते हैं, इसको किसी चीज़ पर ढाला गया होगा, क्या तो इसको गर्म कर सकते हैं ना, ठंडा कर सकते हैं।
अगर इसको गर्म कर सकते हैं, इसको शेप में हम चेंज कर सकते हैं, इसके आकार को बदल सकते हैं। गर्म करेंगे तो पिघलेगा, पिघलेगा तो ये दूर हटेगा, तो ये लंबा हो जाएगा कि नहीं, छोड़ देंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो सबसे अधिक कोई चीज़ को बनाने में, यानी इसके अंदर का जो एटम्स होता है क्लोज करने में और दूर को हटाने में टेम्परेचर यानी कि तापमान सबसे अधिक जरूरी होता है। अगर इसको गर्म हम कर देंगे तो इसको जिस तरह से मोड़ेंगे, जिस तरह से शेप में डालेंगे ये ढल जाएगा, लेकिन अभी डालेंगे तो अभी मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये सब तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, समझे। तो अब देखिए, अब मानते हैं कि फिजिकल में 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए इनको हम तीनों रूप में कैसे ढालें, नहीं ना ढलेगा, ये नहीं ढल सकता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वो आपको भी पता है, वाटर। वाटर होता है ना, जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाओं में वाटर पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर वाटर को ही ले लेते हैं कि ऐसी कौन सी फॉर्म होती है जो वो सॉलिड का रूप ले लेता है, और वह कौन सी ऐसी फॉर्म होती है जो लिक्विड और गैस का फॉर्म ले लेता है। चलिए एक एक चीज को जानकारी करते हैं। जब कोई यानी कि वाटर का सूक्ष्मतम कण कुछ इस शेप में रहे, यानी कि इतना 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 दूरी पर, आप देख रहे हैं ना, इसका स्मॉलेस्ट कण कुछ इतना दूरी पर रहे, वो गैस के रूप में रहता है। जब इसका स्मॉलेस्ट कण कुछ नज़दीक आ जाए, पास आ जाए, तो कुछ इस शेप में रहता है। और जब यह कुछ इस शेप में बन जाए, यानी कि इस शेप में मतलब कि ये सॉलिड के रूप में बन जाए, तो कुछ इस तरीके से होता है। इसका स्मॉलेस्ट कण किसका, वाटर का। लेकिन बात यह है ना, ये होता कब है, ये सॉलिड के रूप में आता कब है, गैस के रूप में बनता कब है, और ये तीनों रूपों में पाया तो जाता ही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है तापमान, टेम्परेचर। जब हम किसी वाटर को गर्म करते हैं, जब किसी वाटर को गर्म करते हैं तो एक ऐसे पॉइंट होता है जहां से पानी अपने गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी कि वेपर में बदलने लगता है। जैसे हम 0 डिग्री से गर्म करना शुरू कर देते हैं, वो जाकर अगर 100 डिग्री तक पूछता है, गर्म करते समय 100 डिग्री पर जैसे ही जाता है उसका रूप चेंज होकर भाप में बदल जाता है, और उसका कण जो है इस तरीके से हो जाता है, और इसको ये फैल जाता है, इसका स्मॉलेस्ट कण फैल जाता है और आकाश में उड़ने लगता है। लेकिन वही जब ये आसमान में जाता है, गैस के रूप में जाता है, तो इसे कोल्ड क्लाउड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ठंडा बादल के नाम से। और जब फिर हमारा इन्वायरमेंट गर्म होकर उस कोल्ड क्लाउड को यानी कि ठंडे बादल को फिर से धरती पर ला करता है, उसे वो वर्षा होता है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। संघनन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया करते हैं। जब ठंडे बादल को फिर बरसात के रूप में धरती पर आता है, उसे संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। और यह एक पानी के रूप में आ जाता है और इसका शेप कुछ ऐसे ही हो जाता है। नॉर्मल जो पानी होता है 10 से 12 डिग्री के टेम्परेचर पर वाटर रहता है, 10 से 12 डिग्री से ज़्यादा होता नहीं है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रीजिंग करना शुरू करते हैं, ले जाके इसको किसी बोतल में डालकर फ्रीज में डालना शुरू करते हैं। जैसे हम इसको डालते हैं तो जैसे ही यह 0 डिग्री पर पहुंचता है, 0 डिग्री पर पहुंचता है तो ये बर्फ में परिवर्तित होना शुरू होता है, यानी कि ये बर्फ बन जाता है, बर्फ। और बर्फ बनता कैसे है, जब हम इसको ठंडा करते हैं तो इस कण के यानी ये स्मॉलेस्ट, आप ये कण देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल। वो अंतराण्विक बल के कारण जो होता है, इसका एटम्स जो होता है एक दूसरा से टकराता है और ये सटता है, और ये जाकर ये जब सटेगा अंतराण्विक फोर्स के कारण, तो ठंडी के चलते होता है कि नहीं, फ्रीजिंग क्या है, ठंडी होता है। तो इसका जो अंतराण्विक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते इसका कण जो होता है, इसका एटम्स जुटता है और ये किसका रूप ले लेता है, सॉलिड का रूप ले लेता है। सॉलिड यानी कि ठोस का रूप ले लेता है। तो इस किसके कारण हुआ, ये एक टेम्परेचर के कारण भी हुआ और इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते अंतराण्विक बल के कारण हुआ कि इसका स्मॉलेस्ट कण एक दूसरा में जुट गया तो ये बन गया सॉलिड। डेंसिटी की बात की जाए, घनत्व की बात की जाए, तो सबसे घनत्व कम जो होता है डेंसिटी गैस में होती है, उससे कम आपको लिक्विड में होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी पूछ दिया जाए तो आपको होता है सॉलिड में। समझ में आया। तो देखिए अब आपको पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं।
जब ठोस पदार्थ को यानी कि सॉलिड से जब लिक्विड के रूप में बदलना शुरू हो जाए, यानी कि जब यह 0 डिग्री पर तो बर्फ बन गया, इसे 0 डिग्री से अगर हम माइनस में मानते हैं 650 कर देंगे तो क्या बर्फ रहेगा? ये बर्फे रहेगा। आप माइनस में कतनों कर दीजिए, बर्फ है तो बर्फे रहेगा। लेकिन जैसे ही आप प्लस में यानी कि जब इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो एक समय आएगा ना कि 1 डिग्री पर आएगा, यानी कि -1 पाएगा, माइनस पे 0 पाएगा, 0 से +1 पाएगा, +2 पाएगा, यानी कि 2 की तरफ बढ़ा 3 4। तो यहाँ से जिस तापमान पर ये जो सॉलिड रूप लिक्विड में बदलना शुरू कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि पिघलना शुरू कर रहा है। समझ में आया? तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। समझ गए? तो इस अवस्था को मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। समझ गए? तो ऐसी अवस्था होती है, फिर ये लिक्विड के रूप में चेंज होता है, फिर इसे हम गर्म करना शुरू करते हैं और गर्म करते 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 100 डिग्री पहुंचा देते हैं। 100 डिग्री के जिस तापमान पर लिक्विड से गैस अवस्था में चेंज होना शुरू कर देता है वो क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समझ गए? तो द्रवणांक और क्वथनांक हिंदी में इसे कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये आप क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ रहे हैं तो जितना भी आप चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सारे जो होता है सॉलिड और गैस और लिक्विड के रूप में है। लेकिन हम आपको एक भी बात बताए थे कि प्लाज्मा क्या होता है? ये पदार्थ की चौथी अवस्थाएं होती है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में पढ़े थे ना कि हमारा जो ब्लड बनना होता है लगभग 55 से 60% से मिलकर बना होता है। तो वही प्लाज्मा बहुत ही पतला होता है। अगर इनको चाहे लोहा को अगर 17,000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म कर देंगे तो वो प्लाज्मा का रूप ले लेगा। प्लाज्मा बहुत पतला होता है। हमारा ब्लड 55 से 60% में केवल उसमें 90% केवल जल ही होता है। आज को ब्लड चैप्टर में बतैबे किए थे कि जो ही प्लाज्मा एक ऐसी पतला रूप होता है। अब जैसे हम लोग खखारते हैं ना, तो खखारते हैं तो देखिए इतना पतला रूप होता है कि वो हिलता डोलता है, खखार जहाँ जम जाता है, लेकिन वो दहने का नाम नहीं लेता है। वो प्लाज्मा का रूप होता है। अगर इनको बहुत अधिक टेम्परेचर पर दे दिया तो यह प्लाज्मा का रूप हो जाएंगे। वो क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा का रूप है। समझ गए? तो यही अवस्थाएं हैं। अब समझ गए होंगे। तो प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन भी है। तो ये 5 गो होता है, इसका फॉर्म होता है, यानी कि पदार्थ की 5 गो अवस्थाएं होती है। भली बात समझ गए होंगे। अब देखिए, जब हम लोगों का ये छोटा से छोटा कण बना एटम्स को तोड़ने पर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ये विभक्त हो गया। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था? तो 1920 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। एग्जाम में पूछ देगा तो क्या करिएगा? याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक नहीं, इसको रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। इसका जो है एक और वीडियो हम लेकर आपके आएंगे, जो कि अभी तो हम फिजिकल आपको स्टेट बताए थे कि फिजिकल स्टेट कैसे काम करता है। उसके बाद आपको अभी केमिकल में प्योर इम्प्योर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, अभी आपको सब पढ़ना बाकी है। तो आज से केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो गया है और ज़बरदस्त आप लोगों को केमिस्ट्री का क्लास देंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसीलिए जो है एक पार्ट 1 ये वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही हम इसके लिए लेकर आएंगे। अब बायोलॉजी क्लास आपको बंद नहीं होने वाला है, बायोलॉजी का भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा और फिजिक्स भी हम जल्दी लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में ये पूछ देगा तो फिर क्या करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।